हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दोस्तों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है हमारे कोर ऑपरेशन थिएटर से, है ना दोस्तों। तो अभी तक आपने ये देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है ये डिस्कस कर रहे थे। कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, कभी वेंटिलेटर से, है ना, कभी सर्जिकल इंसिजन से, कभी पोजिशनिंग से। तो आज दोस्तों एक ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे एक भैया ने सजेस्ट किया कि इस पे जो है एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को चूज किया हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये जो टॉपिक है ये आपके स्ट्रीम से रेलेवेंट है। तो आई थिंक आप बहुत एक्साइटेड होके इस टॉपिक को देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और मुझे भी ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करते समय बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इससे मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक जो है, ये अपना चैनल लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है कि कैसे हम आप लोगों के लिए नई नई चीजें, नए नए टेक्निक्स, नए नए जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करें, है ना दोस्तों। और आप लोग भी बखूबी हमें हेल्प कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो अपने शानदार कमेंट से। हमारे अंदर जो है एक जान भर रहे हो कि हम अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं कि हमें एक लेक्चर जो है आज डेमोंस्ट्रेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है ऑपरेशन थिएटर लैब मैनुअल विथ एसओपीज। एसओपी क्या होता है? तो किसी भी चीज को शानदार तरीके से करने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोला जाता है इसे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसे कहा जाता है। तो किसी भी तरीके को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने का जो एक तरीका होता है, एक मैनुअल होता है, एक स्टेप होता है, उस स्टेप को जो है आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन थिएटर क्या है? ऑपरेशन थिएटर में क्या ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें एसओपी बनानी चाहिए और उन एसओपी को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, इन्हीं चीजों का जो है डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर जो है स्पेशली डिजाइन एरिया होता है, स्टाइल होता है और कंट्रोल क्लिनिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। और उस सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हम जो है एसेप्टिक टेक्निक, है ना, ऐसे बोले तो बिना इन्फेक्शन किए, है ना, एक स्टरलाइज टेक्निक का जो है वो हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि पेशेंट को हम सेफ रख सके और जो सर्जिकल आउटकम्स हों, इन्फेक्शन, है ना, जो सर्जिकल साइट में क्रॉस इन्फेक्शन होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर सके दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरीके से हम डेफिनेशन बोले तो ऑपरेशन थिएटर जो है वो एक हमारा वेल डिजाइंड स्पेशल एरिया है जहाँ पे हम एसेप्टिक टेक्निक्स को अप्लाई करके, स्टरलाइजेशन मेजर्स को नज़र में रख के हम क्या करते हैं, पेशेंट्स में कोई भी ऑपरेशन या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन थिएटर क्या है? तो प्रोवाइड ए स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट, प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हमें जो है वो प्रिवेंट करना होता है। देखो, एक तो कोई भी वाउंड डेवलप हो रहा है, चाहे वो इंसिजन के चलते हो रहा है या फिर किसी तरह से ट्रमा या किसी अन्य प्रोसीजर के चलते जो है वो वाउंड जो है वो डेवलप हुआ है, तो वो वाउंड में इन्फेक्शन ना हो इसका जो है हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साइट जो है वो अपने आप में ही बहुत हाईली इन्फेक्शियस ग्राउंड है पूरे बॉडी के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड ओटी पर्सनल। तो दोस्तों हमें केवल पेशेंट के भी हाथ ध्यान नहीं देना है, हमें जो ओटी में हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, ओटी असिस्टेंट्स हैं या अदर कोई हमें सपोर्टिव स्टाफ या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो हैं, उनके भी सेफ्टी का हमें उतना ही ध्यान देना है ना। तो कहा जाता है कि जब भी कोई पैनिक कंडीशन हो, है ना, मान लो ओटी में
है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, है ना, या फिर कोई और पैनिक कंडीशन हो, तो पहले आपको अपना बचाव करना है, तब आप पेशेंट का बचाव कर पाओगे। ठीक है, तो सीन सेफ्टी वाला कंसेप्ट जो है वो हमेशा पहले आता है ना। जो भी आपके आसपास की परिस्थितियां हैं उनको आप देखो, समझो, जानो, और उसके बाद अपना बचाव करते हुए आपको पेशेंट का बचाव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें आप ये भी पूछ सकते हो कि सर पहले हम अपना बचाव क्यों करेंगे। दोस्तों, अगर हम अपना बचाव, अगर हम सही तरीके से हैं, तो हम पेशेंट को भी सही तरीके से जो है वहां से हटा सकते हैं, है ना। पेशेंट को बचाने के लिए अदर हेल्प हम मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम ही सेफ नहीं है, या हमारे साथ अगर कोई और एम्प्लॉय है अगर वो सेफ नहीं है, तो हम पेशेंट के जान को भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो उस समय हो सकता है कि उसे एनेस्थेसाइज कर दिया गया हो और वो भागने उठने, चीजों को जानने में असमर्थ हो, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपके जिम्मे है। इसलिए आपको अपना बचाव जो है वो पहले करना है, तब आप पेशेंट को है जो उसको हर एक चीज से बचा सकते हो। नेक्स्ट है, फैसिलिटेट स्मूथ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सर्जिकल टीम मेंबर्स टू सपोर्ट इमरजेंसी एंड इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर। तो दोस्तों, आप लोगों ने प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यू पढ़ा होगा, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स पढ़ा होगा, और साथ में आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा। ये तीनों में आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे हम इथिकली किसी भी सर्जिकल सूट के लिए हम तैयार रहें, है ना। नेक्स्ट और क्या है कि प्रोफेशनली हम कैसे अपने कलीग से डील करें, पेशेंट से डील करें, कैसे हम वर्कलोड को जो है मिनिमाइज करें, कैसे हम दूसरों को, दूसरे के प्रॉब्लम्स को, दूसरे के डाउट्स को कैसे क्लियर करें, क्योंकि जो सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो इजी है ये, है ना। प्री ऑपरेटिव पेशेंट प्रिपरेशन, इंट्रा ऑपरेटिव सर्जिकल केयर और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड जोनिंग। तो दोस्तों ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, कि अगर आप ओटी एनवायरनमेंट में जाओगे तो कैसे आपको बिहेव करना है, क्या जोन्स होते हैं, कहाँ आपको जो है वो अपने जो ड्रेस है वो चेंज करना है, कहाँ पे आपको जो है वो अपने हैंड को वॉश करना है, स्क्रब करना है अपने आप को, और कौन सा जोन जो है वो स्क्रबिंग स्टाइल जोन है, और कौन सा जो है वो डर्ट और डिस्पोजल जोन है, और कौन सा कैसा एनवायरनमेंट होता है ओटी में, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है या क्या चीजें होती हैं, टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितना होता है, एयर एक्सचेंज कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। तो कह रहा है कि जो भी हमारा मॉडर्न ओटी कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ए सेप्सिस जो है वो मेंटेन रहे, ए सेप्सिस जो है वो मेंटेन रहे और स्मूथली वर्क फ्लो हो, है ना, कोई डिस्टर्बेंसेज ना हो, है ना, स्टेरिलिटी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है जोनिंग की बात करें तो 4 जोन होते हैं, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीनिंग जोन, स्टाइल जोन और डर्ट जोन, है ना, या डिस्पोजल जोन। प्रोटेक्टिव जोन में आपका रिसेप्शन आ गया, चेंजिंग रूम्स आ गए, स्टाफ रूम आ गए। क्लीनिंग जोन में जो है प्री ऑपरेटिव रूम्स आ गए, इंडक्शन रूम आ गया और क्लीन कॉरिडोर्स आ गए। स्टाइल जोन में ऑपरेशन रूम आ गया और स्क्रब एरिया आ गया। डर्टी और डिस्पोजल जोन में जो है डर्टी यूटिलिटी वेस्ट डिस्पोजल, जहां पे आप बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो डिस्पोज करते हो, वो सारे एरियाज आ गए। एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो ये याद रखना दोस्तों कि स्टैंडर्ड जो ओटी टेम्परेचर होता है वो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर बच्चों के लिए हम बात करें तो ये 26 to 30 डिग्री पे भी वेरी कर सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस भी हम रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे का एज कितना है। ठीक है, अगर चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स है तो उसमें हम 28 डिग्री तक रख सकते हैं, और अगर नियोनेट है तो हम 30 डिग्री तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि केस कैसा है, कंडीशन कैसा है। ह्यूमिडिटी जो है हमें कितना चाहिए, आर्द्रता जो है वो कितना चाहिए, तो 40 to 60% चाहिए। एयर एक्सचेंज, तो ये कई बार क्वेश्चन जो है वो एम्स में पूछा जा चुका है, एम्स में, पीजीआई में, कि एयर एक्सचेंज पर मिनट कितना चाहिए, चेंज पर आवर कितना चाहिए, तो 15 से 25 एयर चेंज पर आवर चाहिए।
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को जो है रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस और इन्फेक्शन कंट्रोल। एसेप्सिस क्या है दोस्तों? तो एसेप्सिस रेफर टू practices used to prevent contaminated by microorganism। एंटीसेप्सिस क्या है? तो एंटीसेप्सिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल एजेंट टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपने देखा होगा, वो हम क्या करते हैं, स्किन पे लगाते हैं और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो पोवेटिन आयोडीन सॉल्यूशन है ना, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, क्लोरोहेक्सिडिन 0.5 to 4% और अल्कोहल। ठीक है, तो जो भी आपका जो स्प्रिट होता है ना, अल्कोहल स्वैब होते हैं, उसमें 70% इथाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है ओटी अटायर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जब आप क्लिनिकल एक बार प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत आम लगने लगती हैं, लेकिन फिर भी इससे एम्स या अदर जो हमारे एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चन पूछते हैं, पुट करते हैं। तो ओटी स्क्रब, हेड कैप, फेस मास्क, स्टाइल गाउन, स्टाइल ग्लव्स, ओटी फुटवेयर। नेक्स्ट है एसओपी, क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डोनिंग ऑफ ओटी अटायर। तो जो भी हम डोनिंग मतलब क्या होता है? डालना, वियर करना, पहनना, है ना। तो कैसे हम ओटी अटायर को जो है वो हम डोन करेंगे, है ना। तो चेंज इनटू ओटी स्क्रब्स, पहले ओटी स्क्रब करना होगा। वियर हेड कैप कवरिंग ऑल हेयर और रिमूव ज्वेलरी, अगर कोई ऑर्नामेंट्स है तो आप हटाओगे। और परफॉर्म सर्जिकल हैंड स्क्रब, वियर स्टाइल गाउन, डॉन स्टाइल ग्लव्स और इंश्योर प्रॉपर मास्क फिटिंग, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों कि मास्क लगाते हैं, मास्क नीचे रहता है और वो खुले हैं, है ना। तो देखो क्रॉस इन्फेक्शन दोनों की तरफ से हो रहा है, उधर पेशेंट भी सांस ले रहा है, इधर आप भी सांस ले रहे हो। जिसके पास इन्फेक्शन हो वो एक दूसरे में जो है वो क्रॉस हो सकता है। तो पेशेंट तो फिर भी क्या है, एक तरीके से मास्क लगा हुआ है या फिर ईटी ट्यूब से जो है वो ईटी ट्यूब जो है वो लगा हुआ है पेशेंट में, तो उसमें क्रॉस इन्फेक्शन होने के खतरा कम है, लेकिन आप में ज्यादा है। तो यू शुड ऑलवेज प्रॉपर वियर द फेस मास्क, है ना, ताकि फैंटम नहीं बनना है, अपने आप को बचाना है, और आप बचे रहोगे तभी आपकी कम्युनिटी भी जो है वो स्वस्थ रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों सर्जिकल हैंड स्क्रब। तो इसका पर्पस क्या है? तो टू रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस द रेसिडेंट फ्लोरा। एसओपी क्या है? तो सर्जिकल हैंड स्क्रब जो है तो रिमूव ज्वेलरी, कोई भी रिंग या ज्वेलरी या नेल पेंट या कुछ भी आपने वियर किया है, लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल नेल भी आते हैं आजकल, तो उसको आपको जो है वो हटाना है। नेल्स को ट्रिम करके रखना है, काट के रखना है, अच्छे से उसको क्लीन करके रखना है, नहीं तो उसमें भी जर्म्स और अदर जो ये होते हैं, डेब्रिज होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। वेट हैंड्स एंड फोर आर्म्स, हैंड्स और फोर आर्म्स, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पोवेटिन आयोडीन सॉल्यूशन जो है आप अप्लाई करोगे। स्क्रब नेल फिंगर, पहले क्या करोगे? नेल, ठीक है, उसके बाद फिंगर, नेल, उसके बाद फिंगर, नेक्स्ट पाम, पाम टू डॉर्सम, ठीक है, उसके बाद फोर आर्म्स। तो ये कितना देर के लिए करोगे दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट सर्जिकल हैंड वॉश है वो कितना देर के लिए करोगे? तो 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट आपको जो है वो करना है ना। सेकंड अगर आपको करना है तो वो आप 2 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 5 to 7 मिनट जो है आप क्या करोगे, और उसका जो तरीका होगा वो ये होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रिंस फ्रॉम फिंगर टू एल्बो। और आपको जो हाथ धोना है वो कैसे धोना है? ऐसे पानी यहाँ पे गिरना चाहिए और यहाँ से गिर के फाइनली वो नीचे चला जाना चाहिए, ऐसे आपने देखा होगा,
है ना, ऐसे करके रखना। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ का जो अनस्ट्राइल्ड वाटर है ना, या जो स्क्रब आपने अच्छे से नहीं कर पाते हो इधर, तो इधर का वाटर अगर इधर आएगा तो ये जो स्क्रब है जो एक तरीके से स्ट्राइल हो चुका है ना, डिसइंफेक्ट हो चुका है, वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको फिंगर टिप से एल्बो की ओर धोना है, ऐसे और ऐसे हाथों को रखना है जब तक आप प्रॉपर तरीके से डॉनिंग ना कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राई हैंड्स विथ स्टाइल टॉवल। स्टाइल टॉवल होता है जो भी सर्जिकल सेट्स होते हैं उसमें से स्टाइल टॉवल, कर्ट सीट, गाउन सब निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। तो ये दोस्तों आपको तो आसानी से आ जानी चाहिए क्योंकि CSSD पे लगभग 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो स्टीम स्टरलाइजेशन, ETO, प्लाज्मा, ड्राई हीट, ये चारों कर लिए हम लोग। नेक्स्ट है लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन क्या है दोस्तों, तो हाई लेवल है ना, इंटरमीडिएट लेवल और लो लेवल। हाई लेवल में 2% ग्लूटेरल्डिहाइड, लो इंटरमीडिएट में अल्कोहल और फिनॉल, और लो लेवल में क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है SOP क्या है ऑटोक्लेविंग को, तो क्लीन इंस्ट्रूमेंट थ्रूली। ऑटोक्लेव में डालने से पहले आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से वॉश करोगे, धोओगे, उनमें कोई अगर सॉलिड या सेमी सॉलिड डेब्रिज है तो उन्हें भी आप अच्छे से उनकी सफाई करोगे। नेक्स्ट, धोने के बाद आप क्या करोगे, ड्राई करोगे इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट, पैक इंस्ट्रूमेंट विथ इंडिकेटर। तो बहुत सारे इसका भी डिस्कशन हो चुका है, बायोलॉजिकल और केमिकल इंडिकेटर्स आते हैं जिनके साथ हम जो है पैक्स को क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैक्स को लॉट में लगा देते हैं स्टराइल होने के लिए। लोड ऑटोक्लेव प्रॉपर्ली, है ना, प्रॉपर्ली का मतलब क्या है कि ना बहुत टाइटली फिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। एयर का जो पेनिट्रेशन है, जो भी स्टीम बनेगा ऑटोक्लेव में, उसका पेनिट्रेशन का स्पेस होना चाहिए, तभी जाके सारे जो आपने आइटम्स उसमें डाले होंगे वो स्टराइल होंगे। नेक्स्ट है सेट पैरामीटर्स, मतलब क्या क्या हमें ऑटोक्लेव में सेट करना होता है, तो टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ ड्राइंग एंड कूलिंग, लेबल एंड स्टोर स्टराइल पैक्स। नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इसका भी क्लासिफिकेशन हो चुका है, SOP देखेंगे और क्लासिफिकेशन। तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट, स्काल्पेल, सीजर, ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स में फोर्सेप आ जाएंगे, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट में आर्टरी फोर्सेप, रिट्रैक्टर्स आ जाएंगे, राइट एंगल, है ना, और डेवर्स, डाउन। नेक्स्ट सुचरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट SOP क्या है इंस्ट्रूमेंट केयर का, तो चेक स्टेरिलिटी इंडिकेटर, काउंट इंस्ट्रूमेंट बिफोर सर्जरी, हैंडल साफ, जो साफ इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको अच्छे से हैंडल करना है, डिकॉन्टामिनेट आफ्टर यूज, और सेंड फॉर स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है कॉमन इक्विपमेंट। तो जो हम देखते हैं एनेस्थीसिया मशीन, लैरिंगोस्कोप, इंडोट्रैकियल ट्यूब, सक्शन apparatus, मल्टी पैरामीटर मॉनिटर्स जो होते हैं। और SOP क्या है एनेस्थीसिया मशीन चेक करने का, तो चेक ऑक्सीजन एंड गैस सप्लाई, चेक वेपोराइजर्स, चेक ब्रीदिंग सर्किट, परफॉर्म लीक टेस्ट, ठीक है, चेक सक्शन apparatus, और इंश्योर मॉनिटर आर फंक्शनल। तो ये सारे आपके SOPs हो गए जिनके थ्रू आप जो एनेस्थीसिया मशीन होगा उसको प्रॉपरली चेक कर पाओगे। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में, तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसमें तो बिल्कुल ही गलती नहीं होनी चाहिए। कंसेंट वेरिफिकेशन ये भी बहुत जरूरी है। फास्टिंग स्टेटस, नील पर ओरल स्टेटस, NPO स्टेटस जो है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड और लिक्विड फूड या लिक्विड डाइट, इन सब का क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। तो इसका 8 to 12 आवर्स, इसका जो है सेमी सॉलिड का 4 to 6 आवर्स, और इसका 2 to 4 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपके NPO स्टेटस हैं। और रिमूवल ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी जो भी है वो रिमूव करना, इसके बहुत सारे
पर्पसेज हैं। पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि भैया कल पेशेंट ये ना कहे कि हमने ये ज्वेलरी जो है ये किया था, डाला हुआ था और इन्होंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक क्लेम हो सकता है, तो इससे भी बचने के लिए। और दूसरा, बहुत सारे इलेक्ट्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं पेशेंट पे यूज होते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सेफ्टी हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्नामेंट या ज्वेलरी जो हो वो हम निकाल के जाते हैं। नेक्स्ट है एसओपी, पेशेंट ट्रांसफर टू ओटी। तो पेशेंट को ओटी में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या वेरीफाई करना होगा? पेशेंट की आइडेंटिटी, है ना, कंफर्म कंसेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट, ट्रांसफर यूजिंग ओटी ट्रॉली, इंश्योर सेफ्टी रेल्स और मेंटेन पेशेंट डिग्निटी, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट पोजिशनिंग। तो कॉमन जो पोजीशन है दोस्तों, सुपाइन, प्रोन, लिथोटमी और लेटरल। बाकी जितने तरह के पोजीशंस आप पढ़ रहे हो, इन्हीं सब पोजीशंस का मॉडिफिकेशन है, चाहे वो फॉलर्स पोजीशन हो, सेमी फॉलर्स हो या रोज पोजीशन हो, है ना। जो भी पोजीशनिंग हो, इन्हीं सब का मॉडिफिकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ पोजीशनिंग क्या है? तो हमें पोजीशनिंग देते समय क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट का एयरवे कंप्रोमाइज ना हो, अच्छे से सांस ले पाए, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रिवेंट नर्व इंजरी। किसी भी नर्व को इंजर्ड होने से बचाना है, एक्सेसिव प्रेशर कहीं फॉल नहीं होना चाहिए, इंश्योर कंफर्ट एंड सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ये भी दोस्तों बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इसके 3 फेज होते हैं। अभी जो KGMU का जो एग्जाम हुआ था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था, तो उसका पहला जो क्वेश्चन देखा गया था उसमें यही था कि उसमें दे रखा था कि साइन इन, टाइम आउट, टाइम इन। तो बोला था कि ये इसमें से कौन सा जो है वो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों अपना करेक्ट आंसर जो है वो टाइम इन नहीं होता है, बाकी साइन इन होता है, टाइम आउट होता है, साइन आउट होता है। तो WHO सर्जिकल चेकलिस्ट में हम क्या चेक करते हैं? तो कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी और कंफर्म सर्जिकल साइट एंड प्रोसीजर, चेक एलर्जीज एंड ब्लड अवेलेबिलिटी और कंफर्म इंस्ट्रूमेंट एंड स्पॉन्ज काउंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो येलो, रेड, वाइट, ब्लू आपको देखने को मिलते हैं कंटेनर। और येलो में एनाटॉमिकल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, है ना, कोई भी बॉडी ऑर्गन या कोई सॉइल्ड गॉज पीसेज हो, है ना, तो वो सारी चीजें हम किस में, येलो कंटेनर में डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स। तो जो भी आप IV बॉटल्स देखते हो, प्लास्टिक बॉटल्स जो आते हैं, ठीक है, और सिरिंज और ये सारी चीजें देखते हो, सिरिंज कैप, है ना, ये सारी चीजें हम रेड जो है उसमें डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट है वाइट में हम जो भी सांप हैं वो सांप्स को हम डिस्पोज करते हैं। और वाइट को हम क्या बोलते हैं? पंचर प्रूफ कंटेनर। क्या बोलते हैं? पंचर प्रूफ कंटेनर। ब्लू में हम ग्लासवेयर्स डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये हम दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं BMW कैटेगरीज, अदर कई कलर्स हो सकते हैं, लेकिन ये हम OT के लिए बात करते हैं, ठीक है। OT में जो पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। SOP क्या है? तो सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, है ना। हमें प्रत्येक जो ये है आपका बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है ना। अलग अलग जो भी सोर्स है उनको अलग अलग क्लासिफाई करना है। ये जो ऊपर दे रखा है आपको, एनाटॉमिकल वेस्ट को अलग, कंटामिनेटेड को, शार्प को अलग और ग्लासवेयर को अलग। यूज कलर कोडेड बीन्स जो ऊपर दिए हुए हैं। सील एंड लेबल बैग्स, डिस्पोज थ्रू ऑथराइज एजेंसी। नेक्स्ट है OT क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन। तो टाइप ऑफ क्लीनिंग में कंकरेंट क्लीनिंग और टर्मिनल क्लीनिंग। SOP क्या है? तो OT फ्यूमिगेशन, तो OT को सील करना होगा। कैलकुलेट रूम वॉल्यूम नहीं, जो आपका रूम का एरिया होगा उसको आपको
पता करना है, ताकि उस हिसाब से आप क्या ले सको, फॉर्मल्डिहाइड ले सको। और यूज फॉर्मेलिन और हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉगिंग और न्यूट्रलाइज फ्यूम्स। जो भी उसके बाद उसका धुआं होगा, फॉर्मेलिन आप जानते हो खतरनाक होता है, तो उसको अमोनियम से जो है हम न्यूट्रलाइज करते हैं। CSHD में ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़े थोड़े तौर पे इसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड द प्रोसीजर, है ना, कब आपने शुरू किया, कब खत्म किया, कब उसे न्यूट्रलाइज किया, कब ओटी को ओपन किया, ये सारी चीज़ें जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। कॉमन ओटी इमरजेंसी क्या होती है, तो कार्डियक अरेस्ट होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है किसी ड्रग से, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, और पावर फेलियर हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है आप रेडी रहोगे, है ना। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए क्या है, कॉल फॉर हेल्प, है ना, ब्लू कलर कोड इसका होता है, स्टार्ट CPR, अटैच मॉनिटर, नेक्स्ट एडमिनिस्टर फायर, एडमिनिस्टर इमरजेंसी ड्रग्स, और डॉक्यूमेंट इवेंट। आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ड्यूटीज क्या है, तो ओटी प्रिपेयर करना है, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग करना है, इक्विपमेंट चेक करना है, असिस्टिंग ड्यूरिंग सर्जरी और डॉक्यूमेंटेशन। और जो पेशेंट पोजिशनिंग है वो भी दोस्तों ओटी टेक्नीशियन को ही कराना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों आपको जहाँ भी हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड मेंटेन ओटी रजिस्टर। क्या केस हुए, कितने केस हुए, अगला केस क्या है, कैसे है, ठीक है, उसके लिए क्या स्पेशल चीज़ें चाहिए, कौन कौन से सेट्स जो हैं वो यूज हुए, है ना, कौन कौन से स्पेशल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट आपको अलग से यूज करने पड़े, ठीक है। स्टरलाइजेशन लॉग बुक, स्टरलाइजेशन लॉग बुक जो है वो भी आपको फिल करना होगा। एनेस्थीसिया रिकॉर्ड, क्या दिया, कैसे दिया, कोई एडवर्स रिएक्शन, और इंस्ट्रूमेंट काउंट सीट। तो दोस्तों इसी के साथ अपना लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है और कोई भी क्वेश्चनिंग होती है आपकी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें आके वो क्वेश्चन कर सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चन, मेक मिस्टेक्स, है ना, गलतियां आप करोगे दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ऐसा कहा जाता है। नॉट नो इट ऑल, ask for help, start over again, and be yourself, have a bad day। तो हैव बैड डे का मतलब क्या है कि दोस्तों कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको लगातार अच्छा करने का प्रयास करना है। और वो लगातार अच्छे करने का प्रयास जो है वो आप कैसे शुरू कर सकते हो, तो आप गलतियां करोगे और उन गलतियों से यदि आप सीख के सुधार करोगे दोस्तों, तब आपका जो बैड डे है वो अच्छे दिन के रूप में उभर के आएगा, और आप एक ना एक दिन जो है वो सक्सेस को पाओगे, जल्द ही पाओगे, ये मेरा भी मानना है और ये आपका भी मानना होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, लेक्चर में बने रहिए।